जूम रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमें सैलरी शीट बनाना सीखना है। तो मैंने किसी शीट से ये कॉपी कर लिया, इतने लोग, और पेस्ट कर दिया। हमें ये टोटल 18 लोगों की सैलरी एक्सेल में बना के देखनी है। हाउ टू प्रिपेयर इट, कैसे इसका प्रिपरेशन हम करते हैं, सैलरी कैसे बनती है नॉर्मली, ठीक है। सैलरी ब्रेकअप हम पहले सीख चुके हैं, जिसमें बेसिक, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, फ्लेक्सी अलाउंस और ग्रॉस। ग्रॉस में से इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन घटता है तो इन हैंड, और इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन ग्रॉस में जुड़ता है तो सीटीसी बनता है। तो हमारे जो सैलरी ब्रेकअप बनाना है वो केवल ग्रॉस तक का बनता है। बेसिक, स्पेशल एचआरए, स्पेशल अलाउंस माइनस इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन इन हैंड, इतना ही होता है सैलरी, बेसिकली इतना ही सैलरी ब्रेकअप होता है। तो हमें ये एक्सेल पे बना के देखना है कि सैलरी ब्रेकअप कैसे बनेगा और क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अलग अलग ग्रॉस वाले सैलरी की। तो बंदों का अलग अलग सैलरी हम मान लेते हैं एक बंदे का है 1,20,000 रुपया पर मंथ, ठीक है। इसका है 60,000 रुपया पर मंथ, इसका है 25,000 पर मंथ, इसका है 30,000 पर मंथ, ठीक है। इसका है 18,000 पर मंथ, इसका है 16,000 पर मंथ, एक एक करके डाल रहा हूं मैं। इसका है 24,000 पर मंथ, इसका है 80,000 पर मंथ, इसका है 50,000 पर मंथ, इसका है 35,000 पर मंथ, इसका सैलरी है 45,000 पर मंथ, इसका सैलरी है 20,000 पर मंथ, इसका सैलरी है 14,000 पर मंथ, इसका सैलरी है 1,00,000 पर मंथ, इसका सैलरी है 26,000 पर मंथ, इसका सैलरी है 28,000 पर मंथ, और इसका सैलरी है 17,000 पर मंथ। डिफरेंट सैलरी वाले पीपल हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट सैलरी वाले पीपल हैं, इनकी सैलरी बनानी हमें सीखनी है एक्सेल में, कैसे बनाते हैं। और एक नया बंदे ने ज्वाइन किया है, व्हाट्स योर नेम। एक नया बंदा भी ज्वाइन किया है, प्रियंका ने, प्रिया ने ज्वाइन किया है ओप्पो रेनो के से। सर रविंदर, ओप्पो पे। रविंद्र, ओके, ठीक है रविंद्र, ओके, थैंक यू। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनता है। तो अलग अलग बेसिक, तो हमें इसमें ब्रेकअप बनाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली आप जानते हैं बेसिक क्या होता है, 40% ऑफ सीटीसी। लेकिन सैलरी जब ग्रॉस में बनती है तो ग्रॉस का 40% होता है। एक मिनट, एक कॉल मैं पिक कर लूं, एक मिनट का वेट करना आप लोग। चलो देखो, बेसिक को नॉर्मली हम जानते हैं 40% ऑफ सीटीसी होता है। लेकिन ये बात ध्यान रखने के लिए मैंने बोला था कि यदि बेसिक 8,000 से कम हो रहा है मान लो, तो कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए।
एवरीवन इज अवेलेबल। अब देखते ध्यान से देखो, बेसिक नॉर्मली मैंने तुम्हें बोला था कि बेसिक नॉर्मली 40% ऑफ सीटीसी होता है, लेकिन जब हम एक्सेल सीट में काम करते हैं और या पेरोल पे काम करते हैं तो ग्रॉस का 40% होता है, ठीक है, सीटीसी का 40% नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है, ठीक है। तो 40% ऑफ ग्रॉस का हमें बेसिक लेना है, लेकिन मैंने एक चीज और बोला था, बेसिक कभी भी मिनिमम बेस से कम नहीं होना चाहिए। मान लो मैं हरियाणा की सैलरी, सारे बंदे गुड़गांव के हैं, हरियाणा की सैलरी बना रहा हूँ, इसका मतलब बेसिक 10,000 से कम कभी भी नहीं होना चाहिए। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे कि ऑटोमेटिक सबका 40% बेसिक ले लेगा, और जहां बेसिक 10,000 से कम होगा वहां अपने आप 10,000 ले लेगा। देखो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, यह फॉर्मूला आप लोगों ने सीखा है। इफ इस अमाउंट का 40% इज लेस देन 10,000, तो 10,000 डालो, अदरवाइज यही अमाउंट डाल दो। क्या अमाउंट डाल दो? इस का 40% ही डाल दो, ठीक है। देखो सही लगा कि नहीं? ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन नहीं, ग्रेटर लिख दिया यार, लेस देन। तो जहां जहां 40%, इसका देखो 40%, 64 हो रहा था तो अपने आप 10,000 दे दिया। तो जहां 40% 10,000 से कम हो रहा है वहां 10,000 दे दिया, बाकी जगह 40% कर दिया। अब एचआरए क्या होता है? हमेशा एचआरए हमेशा बेसिक का आधा होता है, तो दिस अमाउंट डिवाइड बाय 2, ये हमारा हो गया एचआरए, ठीक है। और फ्लेक्सी अलाउंस तभी होगा जब सैलरी 60,000 से ऊपर होगा, और वो मैक्सिमम 3,000 मैं रखता हूँ होगा, ठीक है, मैक्सिमम 3,000। फ्लेक्सी अलाउंस एक अलग अलाउंस है, इसको तुम सोचो मत क्या है, एक एडिशनल अलाउंस है, ज्यादा सैलरी वाले को टैक्स बचाने के लिए दिया जाता है। तो यदि ये बड़ा है 60,000 से, तो फ्लेक्सी अलाउंस 3,000 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो जहां जहां 60,000 से बड़ा अमाउंट है वहां 3,000 होगा, अदरवाइज 0 हो जाएगा, ठीक है। 6,000 डाल दिया यार, 60,000 डालना ना, ठीक है। जहां जहां 60,000 है वहां होगा, अदरवाइज नहीं होगा। स्पेशल अलाउंस का मतलब है जो बकाया पैसा है, इसका मतलब ग्रॉस माइनस बेसिक माइनस एचआरए माइनस फ्लेक्सी अलाउंस, दैट इज स्पेशल अलाउंस। ये हमारा हो गया ब्रेकअप। लेकिन ये जो ब्रेकअप है हमेशा याद रखिएगा, इसको हल्का सा कलर कर दीजिए, ये फिक्स ब्रेकअप है, हर एक बंदे का मेन सैलरी ब्रेकअप है, इसको हल्का सा कलर डाल देते हैं। इसका मतलब ये फिक्स है, ये चेंजेबल नहीं है, ये चेंज नहीं होगा मंथ दर मंथ, ये फिक्स है, सैलरी इसके बेस पे ही बनेगा। तो बेसिकली आपको सैलरी पहले बंदे का फिक्स सैलरी ग्रॉस सैलरी तक कंपोनेंट इसमें डालना पड़ेगा आपको, डालने के बाद आपको एक फिक्स सैलरी को मिल जाएगा, ठीक है। आगे आगे हम चाहें तो यहाँ फिक्स पीएफ भी डाल ही देते हैं, फिक्स वाला पीएफ, यहाँ हम फिक्स पीएफ भी डाल देते हैं और नेट पे भी कर लेते हैं। ये फिक्स वाली है, इट इज नॉट सैलरी नहीं बन रहा है, ये फिक्स वाली है। तो पीएफ बेसिकली क्या होता है? बेसिक का 12%। अगर आपकी कंपनी बोलती है कि पीएफ हम मैक्सिमम 15,000 पे काटेंगे, तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा यहाँ। यदि आपकी कंपनी बोलती है कि मैं 15,000 पे ही पीएफ काटूंगा, ये एक्चुअल वाला है, जितना बेसिक है उसका 12%, लेकिन कंपनी कहती है मान लो मेरी कि नहीं भाई मैं 1800 से ज्यादा पीएफ नहीं कटवाऊंगा, तो हमें थोड़ा सा यह फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे इसको? देखो, इफ दिस बेसिक इज ग्रेटर देन 15,000, देन पीएफ 1800 होना चाहिए, सीधे 1800 डाल दो, 15,000 का, नहीं तो इस बेसिक का 12%। देखो अपने आप ज्यादा वाले में 1800, कम वाले में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा। ये हो गया बेसिक। हमने रूल बना दिया कि बेसिक
15,000 पे ही पीएफ कटेगा, उससे ज्यादा पे नहीं कटेगा। और नेट पे बराबर क्या होता है, एवरीवन नोज, नेट पे का मतलब होता है ग्रॉस माइनस पीएफ, दैट इज नेट पे। तो ये सब एक बंदे का फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर है, फिक्स सैलरी स्ट्रक्चर हर एक बंदे का, इसलिए उसको हल्का सा कलर डाल देते। तो बेसिकली हमें 18 लोगों का या जितने है 17 लोगों का सैलरी एक्सेल में बना के देखना है। हमने ये कंपोनेंट, ये एम्प्लॉय कोड है, ये नेम है, डेजिग्नेशन है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट है, ये हर एक बंदे की ग्रॉस सैलरी है। उसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक बना लिया 40%, और जहां बेसिक 10,000 से कम हो रहा है वहां 10,000 डाल दिया। HRA सबका बेसिक आधा होता है। ये फ्लेक्सी अलाउंस उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका टैक्स सेविंग होता है, तो मैंने कहा 60,000 जिनकी सैलरी ज्यादा है 3,000, अदरवाइज 0। और जो बच गया ग्रॉस में से बेसिक HRA फ्लेक्सी अलाउंस घटाने के बाद जो बचता है वो स्पेशल अलाउंस हो जाता है। पीएफ सबको पता ही है, पीएफ 12% ऑफ बेसिक होता है, लेकिन हमने रूल रखा है कि 15,000 से ज्यादा पीएफ नहीं कटेगा, उसके अकॉर्डिंग ये पीएफ डिडक्शन हो गया। और ये हर एक बंदे का नेट इन हैंड है, जो पर मंथ मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं मिलेगा ये सैलरी बनने के बाद डिसाइड होगा। इसको इसीलिए हम कलर डालते हैं बिकॉज इट इज फिक्स, और ये चेंज नहीं होने वाला है, इसमें कुछ भी हमें नहीं करना है। ये ब्रेकअप है, ये समझिए, इट इज ब्रेकअप, ब्रेकअप। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना है, इट इज अ ब्रेकअप। अब सैलरी बनना शुरू होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि ESIC भी इंक्लूड कर दीजिए सर। अरे ESIC होगा तब ना, अभी हाँ ESIC डाल देते हैं, सही बोल रहे हो, गुड, वेरी गुड, ESIC डाल देते हैं, ESIC। एक दो बंदे आएगा ना, हाँ ESIC में क्या डाल देंगे फॉर्मूला, कि यदि 21,000 से ग्रॉस कम हो तो फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू यदि ग्रॉस कम है 21,000 से कम, हाँ 21,000 से और 21,000 भी है इक्वल टू भी, तो ग्रॉस का इंप्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 0.75%, ठीक है, नहीं तो 0। गलती कर दिया क्या, सर इफ नहीं लगा है, इफ नहीं लगा, वेरी गुड यार, देखो यही मैं सोचा था क्यों मिस्टेक हो रहा है। यस, जहां जहां ESIC होगा वहां अपने आप कट जाएगा, ठीक है। तो इन हैंड भी थोड़ा सा बदलेगा ना तब, ग्रॉस माइनस पीएफ माइनस ESIC, ये फिक्स है, हर एक बंदे का फिक्स इन हैंड है, ये इसका मंथ से कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहां से शुरू होगा सैलरी बनना। सबसे पहले कंपनी मंथ का टोटल डेज कितना है, टोटल डेज, सबसे पहले तो मंथ कौन सा है, मंथ कौन सा है, हम जैन 21 की सैलरी बना रहे हैं, जैन 21, ठीक है। टोटल डेज एक कितने दिन होता है जनवरी में, 31 दिन। एक कॉल आ रहा है, रुक जाओ यार, बड़ा परेशान करता है। ये मेरा हुआ टोटल डेज, महीने में कितने दिन है, ये हो गया पे डेज। पे डेज मतलब प्रेजेंट डे। मैं थोड़ा सही से बताता हूँ आपको, पूरा डिटेल में बताता हूँ। ये हो गया प्रेजेंट डे,
ये हो गया लीव, कितना दिन का लीव लिया है, ठीक है। और ये हो गया पे डेज। प्रेजेंट डे में ही हॉलीडे उसी के अंदर मैं मानता हूँ, अलग से नहीं लिखा। हॉलीडे है तो प्रेजेंट ही मानिए आप, लीव का मतलब छुट्टी उट्टी लिया है तो। ये हो गया टोटल डेज जितने दिन का हमें पेमेंट करना। मान लो बंदा, और थोड़ा और बढ़िया करना चाहते हो तो वीक ऑफ भी डाल दो। वीक ऑफ कितने वीक ऑफ, मान लेते हैं कि जनवरी की बात कर रहे हैं हम। जनवरी में 1 2 3 4 5 तो संडे था, ठीक है। तो 5 संडे हो गया सबका, ठीक है। और टोटल डेज कितने बच गए, 26। 26 वर्किंग डे, 26 5 31 हो जाएगा ना। 26 मान लो 26 वर्किंग डे सबका है। अभी कम ज्यादा करेंगे, अभी हम अभी तो लिखने दो, बाद में कम करेंगे, ठीक है। और यहाँ है छुट्टियां, तो मान लो ये बंदा 20 दिन आया, ठीक है, और 6 दिन की छुट्टी लिया था, ठीक है। ये बंदा 24 दिन आया, 2 दिन की छुट्टी लिया था, ठीक है। और ये बंदा 24 दिन आया, 2 दिन की छुट्टी लिया था। और ये बंदा 23 दिन आया, 3 दिन की छुट्टी लिया था। मतलब ऐसे तो मैंने छुट्टियां भी ले ली। तो प्रेजेंट डे, वीक ऑफ और लीव सब जोड़ के पे डेज बनता है। तीनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, पे डेज। क्योंकि पेमेंट तो लीव का भी मिलता है, संडे का भी मिलता है। ये हो गया पे डेज 31। अब मान लेते हैं कि नीचे वाले 2 बंदे लेट ज्वाइन किया, ठीक है। मान लो ये जो 2 बंदे हैं, ये बंदा 12 जनवरी 2021 को ज्वाइन किया, ठीक है। और ये बंदा 2 लेट ज्वाइन करा के देखते हैं, फिर उसकी सैलरी पे भी फर्क आएगा ना। जनवरी 2000 लास्ट वाले 2 लेट ज्वाइन किया, ठीक है। तो यदि 12 को ज्वाइन किया है तो कौन बताएगा मुझे टोटल कितना वर्किंग डे हुआ। 31 दिन का महीना है तो कितना दिन हुआ, कोई बताओ भाई। 12 को ज्वाइन किया तो कितना वर्किंग डे हुआ। कोई नहीं बोल रहा है ना। राकेश, हेलो, यस सर। कितना वर्किंग डे हुआ। कितना सर, मैंने देखा नहीं सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा 12 जनवरी को कोई ज्वाइन किया हाँ तो वर्किंग डे 14 कितना होगा हुआ ना? जनवरी में। 14 तो 14 होगा सर। 14 14 क्यों, 14 और लेकिन 12 को 2 जोड़ेंगे 26 3 का कितना 4 होगा होगा। ना सर 5 मंथ 6 7 8 9 10 सर 26 का अपन काउंट करते हैं ना मंथ। 20 पूरे महीने का भाई संडे जोड़ के बताएगा ना, सैलरी संडे जोड़ के देंगे ना। सब 20 दिन, सॉरी 12 ना 12 या तो 14 होगा या 18 होगा सर फिर। 18 और 20, 12 कितना होता है, 20 18 और सर 20 20 सर हुआ, होगा। 20 20 होगा। वेरी गुड, 20 ही होगा। 7 8 9 20 और 12 32 32 मतलब क्योंकि 20 12 को ज्वाइन किया तो 12 का भी दिन काउंट होगा ना, तो 20 डेज होगा टोटल। वेरी गुड। अब देखते हैं थोड़ा सा 12 से इसमें संडे कितना आएगा, सो देखते हैं, बैक होते हैं। और अगर वो ज्वाइन किया है और 12 है को, सर 4 1 संडे 2 3 तीन 3 तीन संडे है। पड़ेगा, 3 संडे पड़ेगा उसका। चलिए आगे देखते हैं हम। इस बंदे का 20 था जिसमें से 3 संडे पड़ गया तो 17 दिन वर्किंग हो गया, और 3 दिन हो गया इसका संडे। हमेशा याद रखिए आप कि कोई 20 को ज्वाइन करेगा और 31 का महीना है तो आपको 11 लग रहा है तो एक ज्यादा बढ़ा के लीजिए, 12 दिन होता है, क्योंकि 20 भी काउंट होता है। अब 20 को छोड़ के आप 11 होता है, 20 जोड़ेंगे तो 12 होगा, ठीक है। हमेशा 31 की जगह 32 भी काउंट करिए तो आपका कैलकुलेशन सही रहेगा। कोई 26 को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो 26 5 होता है 31, लेकिन 26 6 31 होता है, बिकॉज 26 भी एक दिन होता है। सैलरी कैलकुलेशन में इन चीजों को क्लैरिटी होनी चाहिए।
मान लो मैंने कहा कि 20 को किसी ने ज्वाइन किया तो कितना दिन काम करेगा? आप कहोगे सही 20, 11 दिन 31, सर। 11 दिन, 11 नहीं 12 आपको करना है, क्योंकि 20 भी काउंट होगा ना। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा बंदा मैंने ज्वाइन कराया था 24 तारीख को। तब बताओ 24 को कितना दिन काम करेगा टोटल? टोटल 8 दिन सर। वेरी गुड, 8, 32 पुराना में है और 24 तारीख ज्वाइन किया था। अब संडे देख लेते हैं हम। 1 संडे। 24 को ज्वाइन किया तो 24 को ज्वाइन कर ही नहीं सकता, 25 को ज्वाइन हाँ। करवाना पड़ेगा, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी गलत है। तो 25 को ज्वाइन कराते हैं तो 1 संडे होगा। ठीक है, और 1 संडे होगा प्लस 7 दिन होगा ना, 7 दिन, तो 1 संडे और 6 दिन का वर्किंग, 6 वर्किंग और 1 डे। ठीक है, और इनकी छुट्टियां 0 है, इनकी भी छुट्टियां 0 है। ठीक है, तो आपको वर्किंग डेज निकल गए। ठीक है, अब इसमें लोगों का वर्किंग डे भी कम करता हूँ। मान लो एक जैसा सबका बराबर सैलरी बन जाएगा, नहीं तो एक कॉल आ रहा है, एक मिनट। शुभ, हाँ जी, मैं सूझ, लेकिन मैं आज संडे सेशन में हूँ, अभी सेशन में क्लास ले रहा हूँ अभी। मेरा संडे सेशन होता है ना। आपका ओटीपी आना, उस मोबाइल पे मैसेज करके देखो, आपको कोई मैसेज आता है मोबाइल पे? चलो आज फिर एक बार ट्राई करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरी आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज आ रही है राकेश? यस सर आ रही है। चलो ठीक है, अब देखो वर्किंग डे भी कम करते हेलो। हैं, सबका 31 दिन का सैलरी बनाएंगे तो मजा ही नहीं आएगा ना। तो मान लो बात करते हैं, ये बंदा 18 दिन की छुट्टी पे था, 18 दिन आया है, ठीक है, और इसका 5 दिन का लीव है, बाकी एलओपी है, बाकी उसके पास लीव नहीं है, तो 23 दिन का सैलरी बनाना है। ठीक है, ये बंदा 14 दिन की लीव प्रेजेंट है, इसको 20 और 6 दिन की छुट्टी उसको मिला है, बाकी इसकी 25 दिन की सैलरी बनेगी। सबकी कम कम सैलरी बनेगी, तो 31 दिन तो यही बन गया, ये जो बनाया है यही हो गया ना 31 दिन। कम करके देखते हैं, इस बंदे का मान लेते हैं कि 20 दिन काम किया, 5 टू संडे और 2 ठो लीव लिया इसने, बाकी 2-3 दिन एलओपी पे है। ठीक है, ऐसे करके मैंने अलग अलग डेज कर दिए। अब देखो ध्यान से, आप सैलरी बनाने का तरीका क्या होता है पहले समझिए आप, कि सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक कैसे निकलेगा। सर एब्सेंट भी तो डालिए सर, एब्सेंट डेज। एब्सेंट तो ऑटोमेटिक जो डेज बच्चे एब्सेंट हो गए ना, जो डेज मतलब पे डेज माइनस प्रेजेंट WO प्लस माइनस लीव बराबर जो बचेगा दैट इज एब्सेंट डे। एलओपी भी लिख ही लो यार, छोड़ो काहे छोड़ोगे। एलओपी मतलब लीव विदाउट पे, ये बराबर होता है दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, जिस दिन का पेमेंट नहीं हो, ये एलओपी दे दोगे, वो पीएफ चलाने में काम आता है। यहाँ क्यों नहीं आया भाई, उल्टा कर दिया, गलत कर दिया ना, ये होता है, ऐसे होगा दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये हो गया एलओपी डेज, जितना जिनका बंदे का पैसा कटा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करते हैं हम, सैलरी बनाने का तरीका देखिए क्या होता है। सबसे पहले बेसिक, अब ये बेसिक है पेड वाला बेसिक, एक्चुअल पे बना, ये बराबर होता है बेसिक सैलरी डिवाइड बाय टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट डे। यही सैलरी बनाने का तरीका है। जो भी कंपोनेंट है डिवाइड बाय टोटल डेज, महीने में जितना दिन है, अब मल्टीप्लाई बाय पे डेज, जितना दिन बंदा काम किया है। दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयर सैलरी। अब इसको आप कीजिए, अपने आप सारा बेसिक कैलकुलेट हो जाएगा। और क्योंकि आपको राउंड अप करना है तो इसको नीचे डाल देता हूं मैं। ठीक है, कहाँ बना रहे सैलरी यहाँ, और इसके बाद हमें राउंड अप करना है, तो यहाँ जाइए और नंबर बदलिए, नंबर में सिलेक्ट करिए, 2 बार इसको
बेटर होगा राउंड लगा दीजिए, दैट वुड बी बेटर। चलिए नेक्स्ट। अब हमें बेसिक का एचआरए कर रहे हैं, तो एचआरए करने के लिए इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। एचआरए करने के लिए हमें इतना चौड़ा काम करने की, सीधे बेसिक का आधा कर दीजिए, हमेशा बेसिक का आधा ही एचआरए होता है। वैसे कर हम वो भी सकते हैं, बात बराबर ही होगा कि एचआरए डिवाइड बाय टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय पे डेज, ठीक है, लेकिन बेटर हम इससे भी काम चला लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं फ्लैक्सी अलाउंस। फ्लैक्सी अलाउंस, ठीक है, ये बराबर होगा फ्लैक्सी अलाउंस डिवाइड बाय टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय पे डेज, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल अलाउंस, डिवाइड बाय टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय पे डेज। सबसे पहले आपके दिमाग से क्या सा प्रॉब्लम डॉट दूर हुआ, पहले मैं बताता हूँ क्या डॉट दूर होना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको इस तरीके से बनाया, वैसे मैं ऐसे बनाता नहीं हूँ, कि मैंने इसीलिए लीव इंक्लूड किया कि आपको पता हो पे डेज में लीव इंक्लूड होता है। राजेश कुमार गुप्ता, राजेश, मेरा अभी ना सेशन चल रहा है, क्लासेस चल रहा है, अभी क्लास चल रहा है, मैं आपको बाद में बात करूंगा, ठीक है। संडे है ना, मेरा क्लास रहता है, ठीक है। आगे देखो, तो हमने इसलिए आपको लीव डाला ताकि आपको इस बात का पता चले जब पे डेज काउंट होता है तो उसमें वीक ऑफ भी ऐड होता है, हॉलीडे भी ऐड होता है और लीव भी ऐड होता है। तो उसके बाद जितने दिन का पेमेंट किया जाएगा दैट इज पे डेज, जितने दिन का पैसा काटा जाएगा उस दैट इज LOP। क्यों? इस बंदे ने लिया टोटल 14 है 16 17 दिन की छुट्टी, ठीक है, 5 दिन तो ये मिल जाएगा, 17 दिन छुट्टी, जिसमें से उसको 5 लीव मिला, बाकी 6 दिन की लीव डिडक्ट हो गई, ठीक है। इसमें भी लॉजिक है, इनका और ज्यादा पैसा कटेगा इस बंदे का। क्यों? यदि बंदा 17 दिन की छुट्टी लेता है, मेरी बात गौर से सुनो, कोई मुझे लॉजिक बताओ कि बंदे का पे डेज और कम क्यों होना चाहिए, कोई भी बताओ मुझे। आप इतने 4-5 लोग हो, आप बता सकते हो कि इस बंदे का 25 दिन का पे डेज नहीं, उससे भी कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बताओ। मान लो मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से, बंदा 14 तारीख तक काम किया, कितने तारीख तक काम किया है? 14 तारीख तक काम किया जनवरी में, बताओ इसका मतलब इसको वीक ऑफ कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा ना, छुट्टी का वीक ऑफ थोड़े मिलेगा, ये तो लीव में काउंट होगा ना। इसका मतलब इस बंदे का भी जो ये है 2 ही लीव मिलेगा इसको, दैट मीन्स बंदे का टोटल वर्किंग डे 22 ही होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? दैट इज HR कैलकुलेशन। इन बेसिक चीजों पे ध्यान देना होता है। अब देखो एक बंदा का और दिखा तो 23 दिन है, ये कितना दिन काम किया है? 18 दिन। चेक करो 18 पे जाके, आप 18 दिन काम किया है, देखो इसका मतलब इसको 3 संडे मिलेगा, 2 संडे नहीं मिलेगा। 18 दिन काम करने वाले को 3 संडे मिलेगा, इसका LOP डेज बढ़ के 10 हो गया, ठीक है। इन बेसिक चीजों पे अटेंडेंस मैनेजमेंट में ध्यान देना होता है। समझ में नहीं आया सर, तो क्या हुआ? तो क्लियर नहीं हुआ सर। ये तो कोई क्लियर वाली बात ही नहीं भाई। भाई तू 18 दिन काम किया है, इससे भी आसान कुछ काम होगा क्या राकेश? तुम 18 तारीख तक काम किया 1 तारीख से, तो तुम्हें ये संडे कहाँ से मिलेगा भाई? नहीं संडे मिलता है? नहीं मिलता है ना। जो कॉमन है ना कि तुम्हें 3 संडे केवल मिलेगा, तो वीक ऑफ में तुम्हें वीक ऑफ जो 5 है वो 3 ही मिलेगा ना तुम्हें। सिंपल है एकदम लॉजिक। चलो आगे, अब PF है, ठीक है। आपको ये पता है, सबको पता होना चाहिए कि PF भी कम होता है। PF भी क्या होता है? वर्किंग डे कम होने पे कम होता है। तो चूंकि हमारे पास अभी बेसिक पता नहीं है PF का, क्योंकि किसी का 48,000 15,000 हमने लिया है, और देखो 21,000 है,
तो हमने 15,000 पे बेसिक काटना है। तो चूंकि हमें बेसिक हमने डिसाइड नहीं कर पाया अभी तक पीएफ का क्या होगा, क्योंकि ये तो बेसिक सैलरी का है, इट इज नॉट बेसिक ऑफ पीएफ। तो पीएफ का करेक्ट कैलकुलेशन के लिए हम क्या करेंगे, पीएफ का करेक्ट कैलकुलेशन कैसे होगा कि हम पीएफ का कंट्रीब्यूशन को ही डिवाइड कर दे 31 दिन से और मल्टीप्लाई कर दे, कैलकुलेशन ना करें पे डेज से, दैट वुड बी बेटर। क्यों, मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लो, एक बार बताओ, थोड़ा बताना कहाँ मिस्टेक करता है एचआर, बताता हूँ मैं तुम्हें, ध्यान से देखो। मैंने कहा जहां 15,000 से ज्यादा ग्रॉस बेसिक है वहां 1800 पीएफ कटना चाहिए। बताओ यहाँ कितना बेसिक है? 21,677। 21,000 है, 15,000 ज्यादा है, तो पीएफ कितना कटना चाहिए था? 1800। कटा कितना? 1200। भाई एलओपी डे से अगर सैलरी कम बना तो पीएफ भी कम बनना चाहिए ना। अगर वो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ 1800 पीएफ कट जाएगा और गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया, हमारे पास ऑलरेडी फिक्स पीएफ कटा हुआ है, डिवाइड बाय टोटल डेज मल्टीप्लाई बाय पे डेज, दैट वुड बी बेटर। अदरवाइज हम सैलरी ब्रेकअप में पीएफ का बेसिक अलग से डिफाइन करें, बेसिक एंड पीएफ बेसिक, तब जाके ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो हम करेंगे नहीं, तो हमने डायरेक्ट बना लिया। अब ईएसआईसी पे चलते हैं। ईएसआईसी, और क्योंकि हमारे पास ईएसआईसी का ऑलरेडी फॉर्मूला लगा हुआ है, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला वही लगा दो। ईएसआईसी डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय पे डेज, अपने आप ईएसआईसी भी कैलकुलेट होके आ जाएगा यदि वो आना हो तो। ठीक है, अब आएगा नेट पे। सर इसमें अगर मुझे जैसे कि मान लीजिए परफॉर्मेंस बोनस है, उसके बाद इंसेंटिव ऐड है। करेंगे ना यार, अभी तो वो तो बहुत आगे क्वेश्चन है, आगे अभी शुरू किया है, अभी करने तो दे पूरा। अब ये हो गया। अब इस सब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि पीएफ कटने से पहले एक लाइन आएगा, उसका नाम होगा ग्रॉस, उसका नाम होगा ग्रॉस ए, ग्रॉस ए, बिकॉज इट इज अ डिफरेंट ए, मतलब ये वाला पेड वाला ग्रॉस, इन सब का जोड़ जो होगा दैट इज कॉल्ड ग्रॉस ए। ठीक है, अब होगा इनहेंड, इनहेंड बराबर ग्रॉस ए माइनस पीएफ माइनस ईएसआईसी, ये हो गया ग्रॉस ए। अभी आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा क्वेश्चन का अपने आप सॉल्यूशन होगा। ये हो गया, ये हो गया नॉर्मल सैलरी। अब मानते हैं, हम मानते हैं कि मान लो किसी बंदे को इस महीने इंसेंटिव मिला, तो इंसेंटिव तो वर्किंग डे पे कम नहीं होगा ना, वो तो फिक्स होगा, इसीलिए वो अलग से इंटर होगा। इंसेंटिव मिला, अब जिसको जितना इंसेंटिव मिला वो आप यहां डाल दीजिए। 4,000 इंसेंटिव मिला उसको, और थोड़ा सा फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। ठीक है, इंसेंटिव किसी का है तो डाल दीजिए। मान लो कोई ईएसआईसी वाला ले लो ना, हाँ यहाँ 12,000 इंसेंटिव मिला, तो यहाँ से ईएसआईसी का कैलकुलेशन पे फर्क आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या करेंगे दिखाता हूँ। हम ईएसआईसी का फॉर्मूला वहां से नहीं लगा के यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ईएसआईसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिकॉज यदि इंसेंटिव बढ़ेगा तो इस पे भी ईएसआईसी कटना चाहिए, वो फॉर्मूला से वो नहीं कटेगा। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, तो सब दिमाग लगाने वाली बात है। थोड़ा देखो इस फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। एक बार बताओ, ईएसआईसी कटेगा नहीं कटेगा वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ग्रॉस पे। ग्रॉस पे। और इस ग्रॉस पे वो डिसाइड नहीं कर सकते हम, बिकॉज इस ग्रॉस में तो कुछ एडिशनल अर्निंग भी हो जाता है, मतलब फिक्स ग्रॉस पे डिसाइड होता है। तो ईएसआईसी कटेगा नहीं कटेगा उसका डिसीजन होगा यहाँ से, ध्यान से देखो कहां से, इस ग्रॉस से, इस वाले ग्रॉस से डिसाइड होगा ईएसआईसी कटेगा या नहीं कटेगा, फिक्स वाले ग्रॉस से डिसाइड होगा। और कैलकुलेशन जो होगा ईएसआईसी का वो होगा इस वाले ग्रॉस से। फर्क क्या है, क्योंकि इस पे इसीलिए होगा, इसमें कुछ अमाउंट ऐड हुआ है तो उससे भी ईएसआईसी कटना है, इसीलिए कैलकुलेशन के लिए रूल जो डिसाइड होगा ईएसआईसी कटेगा नहीं कटेगा फिक्स वाले से होगा, और कैलकुलेशन होगा इस ग्रॉस से। तो फॉर्मूला ऐसा होगा, देखो, इफ
फिक्स वाला ग्रॉस, चले जाओ उठ के फिक्स वाले ग्रॉस पे, ये ग्रॉस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 21,000 देन 0, नहीं तो इस ग्रॉस का 0.75%। जिसको ये समझ में नहीं आया उसको इसका फॉर्मूला एक बार भी प्रैक्टिस नहीं किया। सर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन नहीं है सर, ग्रेटर देन है सर। क्यों ग्रेटर देंगे ना, 21,000 पे तो कटता ही है ना। ग्रेटर देन 21,000। हाँ 21,000 से ज्यादा यदि फिक्स है तो नहीं, और कटा अब किस पे, इस पे कट गया ना। डिसाइड वहां से होगा, कैलकुलेशन होगा इस पे, डिसाइड होगा फिक्स वाले से। अब चलते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये किसी का कोई अर्निंग है तो आप यहाँ डायरेक्ट इंसर्ट कर दीजिए। कोई सैलरी एडवांस ले रहा है मान लो, और एंटर करो। सैलरी एडवांस कोई ले रहा है, सैलरी एडवांस तो वो अगर कोई ले रहा है 10,000 रुपया तो वो भी यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी अगर है, कोई भी अर्निंग है वो यहाँ ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन बार बार फॉर्मूला बदलना पड़ेगा ना। कोई कंपोनेंट ऐड करेंगे तो वो ऐड होना चाहिए ना। हो गया बेसिक से यहाँ तक का जो, ठीक है। सर अगर किसी ने तो आएगा, डिडक्शन में आएगा। मान लो डिडक्शन में इनकम टैक्स कट रहा है, इनकम टैक्स कट रहा है ITDS, तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। कैसे? ग्रॉस माइनस PF माइनस ESIC माइनस TDS। ठीक है, और कुछ है, कोई रिकवरी है, नहीं कोई रिकवरी होता है, एडवांस सैलरी है या कोई रिकवरी है, रिकवरी या डिडक्शन कोई भी है तो यहाँ आ जाएगा, तो माइनस ये भी हो जाएगा। मान लो 1 लाख वाला है, इसका 5,000 रुपया TDS कट रहा है मान लो, तो TDS कट के इन्हें इतना हो जाएगा। और ऐसा बाकी कोई ऐसा लग ही नहीं रहता TDS वाला बंदा। 60, 50, 60, 1 लाख वाले का काट देते 2,000 रुपया। ठीक है, इस प्रकार से किसी का मान लो किसी का 4,000 रुपया एडवांस रिकवरी है, ठीक है। इस तरीके से हमारा सैलरी बनकर रेडी होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जो एवरी मंथ चेंज होगा वो होगा ये 2 हेड, जो एवरी मंथ चेंज होगा, बिकॉज इट इज फिक्स। ये फिक्स कैलकुलेट होकर डायरेक्ट सैलरी में इंटर्ड होता है, इसका वर्किंग डे से कोई मतलब नहीं है। और ये एवरी मंथ चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी कंपोनेंट सेम रहेगा। बाकी कंपोनेंट में केवल आपको ध्यान देना है, मैं थोड़ा सा वो कर दूं, देखो ये दोनों मैं कर देता हूं थोड़ा सा आपको अलग कलर। देखो ये दोनों इज इन डिफरेंट कलर, बिकॉज मैं ग्रीन करता हूं, इसका मतलब मंथ दर मंथ चेंज होने वाला। ये सब एवरी मंथ चेंज होगा, ठीक है। बाकी ये सब अपने आप, इस सब कुछ नहीं करना है। और फिर चेंजेस आपको करने क्या है, यदि ग्रीन वाला छोड़ के और पर मंथ चेंज क्या करना है आपको, केवल ये करना है। ये जो है ना, ये सारे चेंज होंगे, केवल ये सारे चेंज होंगे। सर 15 नंबर रो में सर एक माइनस स्पेशल अलाउंस -1,000 में आ रहा सर, उसको ठीक करेंगे, अभी रुको ना पहले वो करते हैं। सबसे पहले ये सब चेंजेबल है जो एवरी मंथ चेंज होगा। टोटल वर्किंग डेज फरवरी में 28 हो जाएगा। प्रेजेंट डे, वीक ऑफ, लीव एंड पे डेज, इट कुड बी डिफरेंट। और ये तो अपने आप हो जाएगा, जिसको कलर करने की जरूरत नहीं। तो आपको ये चेंज करना है सैलरी में, ये मंथ वाइज जिसका क्या एडवांस है या क्या सैलरी एडवांस है या इंसेंटिव है, ये चेंज करना है 2। और रिकवरी वाले में भी 2 चेंज होना है। बाकी सब फॉर्मूला बेस्ड है, बाकी आपको चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहाँ कम होने का रीजन है कि सैलरी कम है, और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैनुअली इसको 4,000 कर देंगे।
यदि कुछ ऐसा निकल के आता है ना तो आप मैनुअली कर दो। ये यहाँ से नहीं करना होगा, वहां से करना होगा। यहाँ ना, हाँ, कुछ और कर दो। कोई ऐसा होगा ना जहाँ 15,000 है ही नहीं, तो आ जाएगा माइनस में ना, वो ठीक कर लीजिए। देखिए आप, ये हो गया। अब आपको फरवरी की सैलरी बनानी है, ठीक है। तो सबसे, अगर फरवरी की बनानी, जनवरी की सैलरी बन गई, आप इसको पूरा कॉपी करिए और अगले वाले पेज में जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसका नाम रखिए फैब सैलरी। फैब 21 की सैलरी है, ठीक है। अब देखो करना क्या है। अब मैं फैब की सैलरी बना रहा हूँ। नवीन है, देखता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, अब देखो, अब देखते हैं इसमें करना क्या पड़ा। क्योंकि फरवरी है और 28 डेज का है, तो हमें सीधे यहाँ 28 डेज आना है। एक तो काम ये होगा, ठीक है। दूसरा, वर्किंग डेज। अब फरवरी के बारे में देखते हैं हम। मान लो फरवरी की सैलरी बनाएंगे, फैब है 1 2 3 4 संडे होगा, ठीक है। तो पहले हम वीक ऑफ को 4 में कर देते हैं। इस बार सबको 4 मिलेगा, बिकॉज ओवरऑल सारा जनवरी में ही ज्वाइन कर लिया, इस महीने कोई किसी की ज्वाइनिंग नहीं है। और दैट प्रेजेंट डे बचा कितना, 4 ही बचा ना 28 में, तो मैक्सिमम 24 होगा। और कर लो, ठीक है। अब देते हैं लीव सबका तत्काल 0 करो, फिर हम आगे किसी किसी का लीव दिलवाते हैं। ये तो तुम्हारे अटेंडेंस के अकॉर्डिंग आएगा, ये मैं डाल रहा हूं तो आपको नहीं डालना है, आपको देखना है
किस बंदे ने कितना लीव लिया। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई कोई बंदा इस बार लीव लिया, तो मान लो कोई रेंडमली कोई बंदा लेते हैं, मान लेते हैं कि भाई अब थोड़ा मुझे बंदे का नेम नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ फ्रीज पेन लगा लेता हूँ, तो एटलीस्ट हमें बंदे का नेम तो दिखे। ठीक है, चलो आप देखो। तो मान लेते हैं कि भाई ये जो मानिक है इसकी शादी वादी थी, तो इसने 14 दिन 12 दिन ही काम किया, और 12 दिन काम किया तो उसके अकॉर्डिंग इसको कितना वीक ऑफ मिलेगा, सो देखते हैं। 12 दिन काम करेगा तो 1 वीक ऑफ मिलेगा, तो मानिक को जो है 1 वीक ऑफ मिला, और उसके बहुत लंबा छुट्टी हो गया, 15 तो छुट्टी हो गया, तो जिसमें उसके अकाउंट में 6 छुट्टी था, तो 6 छुट्टी दिया गया, बाकी 19 दिन का उसका क्या हो गया, एलओपी लग गया। ठीक है, जैसे 9 दिन का क्या हो गया, एलओपी लग गया। डन है। इसी तरीके से कोई बंदा और ले लो छुट्टी वाला, मान लो ये दीपक जो है, इसने 6 दिन की छुट्टी ली, तो मान लो 20 दिन आया, और इसको 4 ठो लीव भी अकाउंट में है, तो पूरा पूरी लीव मिल गया, उसको पूरा पैसा मिलेगा। लीव लेने के बाद ही पूरा पैसा मिलेगा, बिकॉज उसने लीव कंज्यूम कर लिया, उसके पास लीव था। और हम बात करते हैं गौरव की। गौरव 2 दिन की छुट्टी कर लिया, ठीक है, लेकिन हमारी कंपनी में पहले प्रोबेशन पीरियड में कोई भी लीव नहीं होता है। ठीक है, तो 2 दिन की उसने छुट्टी कर ली, और उसके अकाउंट में एक भी लीव नहीं है, लीव कमाया नहीं, 6 महीने मिलेगा नहीं, तो इसका 2 दिन का पैसा कट जाएगा। और इस बंदे ने क्या किया, 20 दिन आया, 4 दिन की छुट्टी ले ली, एफएनएफ में चला गया, किसी किसी काम में गया, 4 दिन की छुट्टी ले ली, इसका 4 दिन का पैसा कट जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये सब चेंज करने की जरूरत नहीं है, सैलरी अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, अपने आप। केवल आपको डिसाइड करना है इस सब के बारे में। ये सेक्शन, इस सेक्शन के बारे में आपको पता करना है कि भाई किसका एडवांस कटना है, क्या कटना है। ये सेक्शन एवरी मंथ चेंज होगा, बाकी जो दूसरा कलर मैंने किया वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी सेक्शन को डिलीट करिए। अब देखिए इस महीने किस बंदे ने इंसेंटिव कमाया, मान लो ये बंदा 3000 इंसेंटिव कमाया, इसका इंसेंटिव डाल दीजिए। इस बंदे ने 2000 इंसेंटिव कटाया, इसका डाल दीजिए। और इस महीने की सैलरी एडवांस किसी का भी नहीं है। ठीक है, टीडीएस तो मान लो सेम ही रहा, कटेगा। और रिकवरी इसका हट गया, और इस बंदे का 1000 रुपया का मोबाइल रिकवरी है। तो जो भी चेंजेस होगा वो ग्रीन वाले पार्ट में होगा एवरी मंथ, और ऑटोमेटिक सैलरी बनता जाएगा। तो जब फॉर्मूला में सैलरी शीट होती है तो कोई परेशानी नहीं होती है। हमें वर्किंग डे, लीव, वीक ऑफ उसको अरेंज करना होता है, रेस्ट अपने आप हो जाता है। क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बनता है। कोई भी कंपनी ऐसे ही बनाती है। सर अगर रिम्बर्समेंट हुआ तो सर, रिम्बर्समेंट किसी चीज का, रिम्बर्समेंट डाल दें, यहाँ जहाँ सैलरी एडवांस है रिम्बर्समेंट डाल दें। लेकिन सर वहाँ ग्रॉस में ऐड तो वो ऐड फॉर्मूला अगर लगा हो देना जाएगा ना, तो फिर तो ESIC में फॉर्मूला लगा देना खाली, एग्जाम्प्ट रिम्बर्समेंट। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाओगे। तो दिखाइए ना सर। कुछ नहीं होगा, मान लो रिम्बर्समेंट डाल दो, ये रिम्बर्समेंट है। रिम्बर्समेंट होता क्या पहले बताओ। हम जो पॉकेट से पैसा लगाते हैं, वो पैसा कंपनी हमें देती है। हाँ, हम पॉकेट से होटल में रहे, उसका पैसा कंपनी दे रही है। मान लो ये 5000 रुपया, मान लो रिम्बर्समेंट वाला लोग वैसे बहुत बड़ा होता है, ESIC से बाहर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि भाई ये बंदा है, इसका रिम्बर्समेंट है 5000 का। ठीक है, क्या है, ये है 5000 वाला। तो फॉर्मूला थोड़ा सा बदल देंगे हम कि दिस माइनस दिस का पॉइंट। तो बहुत आसान काम है यार, उस अमाउंट को घटाने के बाद जो बचेगा उसका 0.75% करना, हो गया। ये तो सिंपल चीज है, समझे कि नहीं। समझ गया सर। इस अमाउंट को घटा, चूंकि इस पे रिम्बर्समेंट जो, क्योंकि सैलरी नहीं है, ये हमारे पॉकेट के खर्चा किया पैसा पॉकेट दिए से दे वाला है, हाँ। उस पे ESIC नहीं कटेगा रिम्बर्समेंट के। इसीलिए थोड़ा सा फॉर्मूला हमने माइनर सा चेंज किया, जो पहले वाले में नहीं किया था। क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर सर। इट इज ऑल अबाउट मतलब सैलरी प्रिपरेशन। अब इस शीट जब बनाते हैं तो थोड़ा सा इसको कंसेप्चुअल सही बना दें, थोड़ा सा लुकिंग बेटर करें। अभी तो हमने डायरेक्ट बनाया है, तो थोड़ा सा इसको पहले तो हम प्रॉपर बॉर्डर वॉर्डर लगा ले, शुड बी लुक बेटर। और पहले बॉर्डर लगा लें, फिर जो टाइटल बार है
इसमें ब्रॉड बॉर्डर लगा दें। सेशन में हूँ, अभी क्लास चल रहा है मेरा, मैं कॉल करता हूँ, मेरी बात हुई, उसका पेमेंट आ गया, ठीक है। हाँ मैं कॉल करता हूँ। ये हो गया चौड़ा वाला ब्रेक, ठीक है। उसके बाद इस सब का ना हमें टोटल भी चाहिए, तो एवरीवन नोज। और टोटल कैसे करेंगे बताओ कोई? ऑल्ट प्लस दबाएंगे, अपने आप सबका टोटल हो जाएगा। ऑल्ट प्लस, अभी टोटल में हमने टाइटल डाल दिया ना, इसीलिए टाइटल नहीं डालना है ना, हमने टाइटल डाल दिया, हमें केवल अमाउंट लेना है, केवल अमाउंट डालना है, ऐसे अमाउंट एक लाइन नीचे तक लेना है, ऑल्ट के साथ प्लस दबाना है, ऑल्ट प्लस। क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा करते रुक जाओ, पहले एक सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट प्लस दबाते हैं, हो नहीं रहा, कुछ रीजन होगा, चलो हम डायरेक्ट कर देते, इसको पर खींच दो। टोटल हमेशा क्या होता है? बोल्ड होता है, ठीक है, एंड ब्रॉड बॉर्डर होता है इस पे, ठीक है। पूरी सैलरी पे भी एक ब्रॉड बॉर्डर होता है, ठीक है। अब जब सैलरी बन गई, ठीक है, अब मुझे बंदे का बैंक अकाउंट आईएफएससी कोड यहाँ लाना है, ठीक है। तो फार्मूला का भी वीलुकअप भी यूज कर लेना, कल ही पढ़ाया, लास्ट ही सेशन में पढ़ाया। यस, बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड, और संजोग से जहां से लाया वहां तो था ही, हम खींच लेते हैं। इक्वल टू वीलुकअप, देखो ध्यान से, कॉमन कॉमा दूसरा वाला टेबल, सेलेक्ट फुल टेबल, बैंक अकाउंट नंबर पे देखो कितने पे, 4 पे, देख लो 2R/4 आ रहा है, अब 5 पे आईएफएससी कोड, तो पूरा लो या पूरा जितना लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 5 हमें चाहिए, पूरा ले लो, ठीक है। ज्यादा से फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमा 4, ये बैंक अकाउंट आ गया, ठीक है। और इसी को कॉपी कर लो आराम से, इक्वल टू के बाद का सेगमेंट, इंटर मारो, अगले वाले पे इक्वल टू डालो, इसको पेस्ट कर दो, और यहाँ जाके 4 को 5 कर दो, कॉमा 0 डाला भी नहीं यार, कॉमा 0, क्लोजर भी डालना जरूरी होता है वैसे, ठीक है। ये आ गया। इसी तरह से अगर किसी का पीएफ नंबर है तो भी खींच के यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया जनवरी और फरवरी 2 महीने का सैलरी बना। एनीवन हैज एनी इशू? किसी को कोई इशू है? और ऑलवेज नेट सैलरी शुड बी बोल्ड, ग्रॉस सैलरी शुड बी बोल्ड, ठीक है। एंड पहले समझो अब चीजों को, ये जो कलर है इट इज फिक्स, ये फिक्स सैलरी ब्रेकअप है हर एक बंदे का, जो हर एक बंदे का होता है नेट तक, ठीक है। इट इज फिक्स ब्रेकअप, आपको फिक्स ब्रेकअप जानना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, आगे वर्किंग डे लगा के आगे सैलरी अलग से बनेगा। और अगर आपको प्रिंट करना है तो आप चाहो तो इसको क्या करो, हाइड कर दो। यदि प्रिंट करना है और आपको लगता है कि भाई फिक्स वाले की जरूरत है नहीं दिखाने की, तो आप इसको हाइड कर दीजिए, ऐसे हाइड कर दीजिए, तो केवल मंथ की सैलरी दिखेगी, बाकी चीज हाइड रहेगा, ठीक है। अब इसको ऐसे हाइड करके रखिए आप हमेशा, क्या दिक्कत है, आपकी सैलरी फटाफट बनता रहेगा। इट इज ऑल अबाउट एक्सेल में सैलरी प्रिपरेशन कैसे होता है, सिंपल है और बड़े आसानी से लोग करते हैं इसको। किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है मुझसे।
इट्स राइट टाइम कि आप क्वेश्चन पूछें। किसी के मन में कोई सवाल हो एक्सेल पे सैलरी, बिकॉज आपको बनाने हैं, आपको बना के लाने हैं, मुझे दिखाने हैं ब्रेकअप सेम इसी तरीके से। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, आगे कभी किसी कंपनी में काम करना इजी होगा, आपके लिए इजियर होगा। नेहा, सर फिर नेहा ने थोड़ा डेट ज्वाइन भी किया था, नेहा राठौर। प्रियंका, आपको कोई इशू लग रहा है इसमें? हाँ सर, एक्चुअली मुझे एक डाउट है कि हमने सैलरी क्रिएट किया है कि 18 डेज जो कंटिन्यूअस लीव जॉब करा, उसके बाद 18 डेज के बाद नहीं किया है। तो अगर उसने मिडिल में कभी कभी हॉलीडेज लिया है तो कब हम कैसे लेंगे उसका? वो डायरेक्ट लीव में डालो ना आप, अच्छा, ओके। लीव डालो ना, लीव तो पेड लीव होता है ना। छुट्टियां ली है उसने अगर 18 दिन में, देखो या ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है वैसे। ओके, दिखाता हूँ, जैसे मान लो सर सुनाई नहीं दिया सर। 18 दिन काम किया है, ठीक है, और इसने 2 लीव लिया है, तो क्या दिक्कत है? उसको पेड होगा, पेड होगा उसका ना, पेड डेज में जुड़ जाएगा ना, वो एलओपी कम हो जाएगा। अगर लीव उसके पास है तो ले सकता है ना, हाँ, ठीक है सर। लीव नहीं है तब वो हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन वो नहीं था ये सर, है मेरा क्या, क्वेश्चन ये है था कि प्रेजेंट डे, अगर जितना दिन आपका पंच लगा दैट इज दिस डे, प्लस वीक ऑफ जितने दिन आप कवर किए हो वो, प्लस जितना दिन का छुट्टी आपके अकाउंट में है जो आपको मिला है। मान लो आपने 4 दिन की छुट्टी लेगी, लेकिन 2 ही दिन का छुट्टी मिला आपको, 2 दिन एलओपी चला गया, तो आपको यहाँ 2 ही देना, जितना के लिए आप इलिजिबल हो, जितने दिन का आपको पेमेंट मिलना है वो यहाँ डलेगा। हो सकता है इस बंदे ने 18 दिन में 4 छुट्टी ली हो, क्या ली हो, 18 दिन के अंदर 4 छुट्टियां ली हो, समझ रहे हो? इस बंदे ने 4 छुट्टियां भी ली हो वर्क करके, लेकिन उसका 2 दिन का पैसा उसको देने की जरूरत नहीं है, तो 2 लीव मिलेगा, 2 लीव का बाकी अमाउंट का उसका क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा। ठीक है ना? और एनी इशू? ओके सर, नहीं सर, सिंपल है ना इट इज। हाँ सर। सैलरी ब्रेकअप यही तरीका है सैलरी ब्रेकअप, और जो जिन लोगों ने क्लास लिया होगा उनको इस ब्रेकअप के बारे में आइडिया होगा ही, कैसे इस ब्रेकअप बनता है। सैलरी स्ट्रक्चर का जिन लोगों ने क्लास लिया होगा, मैंने सैलरी ब्रेकअप प्रॉपर बना के सिखाया था सबको। इट इज ऑल अबाउट सैलरी ब्रेकअप। ये हो गया सैलरी बनता कैसे एक्सेल शीट में। चलिए अब हम वो क्लोज करते हैं, आपको भेजने सर के लिए। एक चीज है सर, क्वेश्चन है सर पेरोल के लिए सर। सर पेरोल के लिए स्टेप क्या, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जो पेरोल शीट जब सैलरी बनती है, अटेंडेंस का मतलब सैलरी शुरू होता है, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज से पेरोल शुरू होता है। पिछले 1-2 क्लास पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। यस। तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं सर उसमें, मतलब जो प्रॉब्लम जो सबसे आते बड़ा हैं? होता है लीव और अटेंडेंस को मैनेज करना सही तरीके से। ओके। एज पर लीव अटेंडेंस मैनेज करना इज डिफिकल्ट टू वन। मान लो तुम्हारे अकाउंट में, मैंने बोला ना तुम्हारे अकाउंट में बहुत सारी लीव पड़ी हुई है, फिर भी तुम्हारा पैसा कट सकता है छुट्टी लोगे तो। तुम्हारे अकाउंट के लीव से तुम्हारा पैसा कटना रिलेटेड है, लेकिन कैसे? मान लो आपके अकाउंट में 4 ईएल है, 2 एसएल है और 2 सीएल है। सीएल मतलब कैजुअल लीव 2 है, सिक लीव 2 है और अर्न लीव 4 है, ठीक है? तो मान लो कि आप 3 दिन की छुट्टी लेते हो, बीमार पड़ते हो 3 दिन के लिए, तो सिक लीव आपके अकाउंट में 2 है, तो आपको 2 दिन ही मिलेगा, 1 दिन का पैसा कट जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 3 बीमार पड़े तो 1 कैजुअल में से कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही सेगमेंट है जहां सबसे ज्यादा परेशानी होती है। मान लो मैं ईएल लिया, लीव पे गया, अर्न लीव लिया मैंने, अर्न लीव, मेरे अकाउंट में अर्न लीव है 4 और मैंने छुट्टी ले ली 6 दिन की, ठीक है? जबकि मेरे अकाउंट में 8 लीव है, 4 ईएल, 2 एसएल, 2 सीएल, तो मैं 4 ईएल ही ले सकता, 2 दिन का पैसा कटेगा, जबकि लीव मेरे अकाउंट में है। समझ रहे हो?
तो इन चीजों को कोलैब सेट करके अटेंडेंस फाइनलाइज करना एज पर लीव पॉलिसी, दैट इज डिफिकल्ट वन। चीजों को याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है कि लीव एक सीक्वल में लिया जाता है। सीक्वल मतलब यदि आपने 1 तारीख को कैजुअल लीव ली है तो 2 तारीख का भी कैजुअल लीव ही होगा, सिक लीव नहीं हो सकता है। ये तो क्लियर है ना? लगातार छुट्टी है तो अगर 1 तारीख को कैजुअल लीव लिया आपने तो 2 तारीख का भी कैजुअल लीव होगा। मतलब सेम तरह का लीव कॉन्स्टेंटली इन अ क्यू ले सकते हैं। लगातार में वन स्ट्रेच में हम एक तरह का लीव ले सकते हैं। लेकिन यहाँ एचआर वाले बहुत मिस्टेक करते हैं। मान लो मैंने देखा फरवरी का अटेंडेंस और मैंने देखा एक रमेश बंदा है जो 1 तारीख को छुट्टी पे है, 1 दिन की। बताओ हम कौन सा लीव लगाएंगे? कैजुअल लीव। नॉर्मली लोग कैजुअल लीव लगा देते हैं या तो सिक लीव लगा देंगे। हमारी कंपनी में यदि ऐसी पॉलिसी नहीं है कि बंदा फॉर्म भर के देगा कि कौन सा लीव ले रहा है, हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बंदा कौन सा लीव है। कई कंपनी में ना केवल लीव लेता है लोग, एचआर वाला डिसाइड करता है कौन सा लीव देना है। यस सर। तो मान लो 1 लीव है तो मैंने क्या किया, कैजुअल लीव लगा दिया। लेकिन ऑडिट में ये पॉइंट उठ के आ गया कि मैंने एक मिस्टेक कर दिया। क्यों मिस्टेक कर दिया? तो वो 27 जनवरी से छुट्टी पे चल रहा था। 27 जनवरी को भी छुट्टी पे था, 28 को भी था, 29 को भी था, 30 को भी था, 31 को भी था और 1 फरवरी को भी छुट्टी पे था। पिछले महीने जब मैं उसका अटेंडेंस बना रहा था तो मैंने उसे ईएल लगाया। क्यों? मैंने देखा 4 छुट्टी लिया है, 5 छुट्टी लिया है 27 तारीख से, 4 छुट्टी लिया है, चलो यार लगा देते हैं ईएल। लेकिन इस महीने जब मैं 1 दिन की छुट्टी देखा तो मैंने कैजुअल लीव लगा दिया। तो वहां क्या लगा हुआ है? ईएल। यहाँ क्या लगा दी? कैजुअल लीव। तो ये तो गलत हो गया ना। वन स्टेज में उसका ईएल ही लगना चाहिए था ना। तो चूंकि हमने पिछले महीने की अटेंडेंस चेक नहीं करी तो हमने इस तरह की मिस्टेक करी। दैट मीन्स हम जब अटेंडेंस फाइनलाइज करते हैं तो हमें पिछले महीने का अटेंडेंस भी से रेफर लेना होता है। जो बंदा पिछले महीने जनवरी में लास्ट वर्किंग डे पे छुट्टी पे था उनका लीव हमें आज इस महीने के लीव के साथ मैनेज करना होता है। दैट इज द एरिया जहां नॉर्मली एचआर वाले बहुत सारे मिस्टेक करके बैठे होते हैं। उनको फरवरी में सैलरी बना रहे हैं तो जनवरी का अटेंडेंस छूते भी नहीं है। तो इस तरह का जाने अनजाने में हम मल्टीपल तरह का फॉल्ट करके बैठ जाते हैं। दूसरा चीज, जैसे मैंने कहा बंदा 18 दिन की छुट्टी ली है, तुम एक एचआर हो, एक्सेल पे सैलरी बना रहे हो, तो पेरोल तो नहीं है अपने आप कुछ डिसाइड करेगा, डिसाइड तो तुम्हें करना है। तुमने ऐसे सैलरी बना रखा है, सबका 5 दिन का वीक ऑफ दे रखा है, तुम्हारा दिमाग काम नहीं किया, बंदा किया 18 दिन काम और तुमने उसे 5 वीक ऑफ दे दिया, दैट इज आल्सो फॉल्ट ना। 15 दिन में अगर 2 ही लीव संडे हुआ 2 ही दोगे ना, बाकी 3 उसका लीव कंज्यूम होगा या तो पैसा कटेगा। तो दैट इज एरिया जहां लोग मिस्टेक करते हैं इन चीजों को ध्यान देने में। नेक्स्ट बात, एक बात और इंपॉर्टेंट होती है, अर्न लीव का मतलब होता है जो लीव कमाया जाता है। एवरी 20 वर्किंग डे पे जब आप 20 वर्किंग डे काम करते हो, 20 दिन काम करते हो, तो आपका 1 लीव अर्न होता है। क्या होता है? 1 लीव अर्न होता है 20 वर्किंग डे पे। मान लो तुम्हारी कंपनी ने कहा कि हम साल का 15 ईएल देंगे। क्या देंगे? लीव देंगे साल का ईएल 15 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 1.25 लीव हुआ। 1 पॉइंट कितना हुआ? 25 लीव एवरी मंथ। 1 महीने का लीव हो गया 1.25। इसका मतलब अगर पूरे महीना हम काम करेंगे, 26 दिन काम करेंगे या 24 दिन काम करेंगे तो हमें 1.25 लीव अर्न करेंगे। ठीक है, गौर सुन रहा है राकेश? यस सर। 26 दिन में अगर तुम 15 दिन काम किया तो तुम्हारा 1.25 कहां से कमाओगे? नहीं, यहां भी मिस्टेक किया तुमने ना। तुम तो हर एक महीने उसको 1.25 दे रहे हो। तो इसके भी रूल्स होते हैं, अर्निंग के भी रूल होते हैं कि यदि 20 दिन तक काम किया, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, इसमें अगर 20 डेज का सैलरी, 20 दिन का वर्किंग डे है, 20 दिन तक वर्किंग डे है तो 1.25 लीव अर्न होगा। 20 से 15 दिन तक वर्किंग डे है, ठीक है, तो 1 लीव अर्न होगा। 15 से 10 दिन तक है, ठीक है, या 15 दिन से कम है तो 0 लीव अर्न होगा।
तो रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको। तो वहां भी एक फोल्ट होता है जहां लोग फोल्ट करता है। अर्न लीव मतलब हम लीव कमाते हैं, रेगुलर आते हैं, उसके बेस पे आपको लीव कमाना होता है। यदि मैं आधा महीना से ज्यादा छुट्टी पे हूं तो मैं कमाऊंगा कहां से लीव? मान लो मेरा 15 लीव है तो सैलरी तो पूरे महीने का बन जाएगा, लेकिन जब मैं प्रेजेंट ही नहीं हूं तो लीव नहीं कमा पाऊंगा ना मैं। मान लो 10 दिन हो तो उस महीने का मेरा लीव नहीं कमाएगा। तो इन चीजों को एचआर को ध्यान देना होता है कि ईएल तभी क्रिएट होता है जब बंदा प्रेजेंट होता है। अगर वो बंदा मेरे पास 30 ईएल पड़ा हुआ है और मैं 1 महीने की छुट्टी पे हूं तो मेरी सैलरी पूरी आएगी, लेकिन उस महीने का मेरा एक भी लीव अर्न नहीं होगा, बिकॉज मैंने काम नहीं किया है। और लीव अर्न तब होता है जब हम काम करते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं कि तुम सबको ना 1.25 लीव बांट रहे हो, सबकी सैलरी बनी, सबको 1.25 इस महीने का लीव अर्न जोड़ दिया उसको टोटल बैलेंस में। तो इन जगहों पे सतर्कता बरतनी पड़ेगी ना। इस बंदे का पूरी महीने का सैलरी बना है लेकिन काम तो एक दिन भी नहीं किया, इसका तो लीव टोटल है, ये समझे? तो लीव अर्न नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? सर हमारे जो एक्टिविटीज होगी सर पेरोल में, रिलेटेड टू पेरोल एक्टिविटीज जो है, सो वो कैसे होगा सर? मतलब थोड़ा पेरोल सा हमारा ज्वाइनिंग से शुरू होगा। जैसे ज्वाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट होता है, कब कब ज्वाइन किया, कितना दिन, उसका सैलरी वेरी करेगा ना, वर्किंग डेज वेरी करेगा, लीव सब कुछ वेरी करेगा। तो पहले तो हमारा ज्वाइनिंग होता है, जितने नए बंदे हैं उनकी सैलरी कैसे बनेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका हमें सैलरी स्ट्रक्चर फिर से डालना होगा। मान लो मैंने बना के दिया, अभी 2 बंदा इस महीने ज्वाइन करेगा तो फिर 2 बंदे की एंट्री होगी ना, वो तो सबसे एक बड़ा बंदे की सेगमेंट एंट्री रहेगा। सर, उसके एक बंदे की एंट्री सर कितनी कितनी जगह हो सकती है सर? मतलब एक तो वही अटेंडेंस वही हो ना, गया, एक नया बंदा सैलरी शीट पिछले हो महीने गया। तो जनवरी में मैंने एंट्री करके दिखा दी थी तुम्हें, लास्ट में 2 बंदा आया, उसका ब्रेकअप तो फुल डाला लेकिन सैलरी कम बनी ना। तो ये एरिया है जहां लोग मिस्टेक करते हैं। पहली बात, जो नए बंदे हैं उनका वर्किंग डेज, वीक ऑफ, ये सब बहुत ध्यान रखना होता है नए बंदों का। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा सैलरी शुरू होता है उन बंदों की जिसकी ज्वाइनिंग इस महीने में हुई है, उनका पीएफ कोड बनाना, ईएसआईसी कोड बनाना, सब कुछ जनरेट करना टाइमली, उनका टैक्स अपडेट करना, क्या सेविंग है उसका अपडेट करना, ये भी टैक्सेबल पीपल है, ईएसआईसी कोड टाइम पे जनरेट करना, पीएफ का कोड टाइम पे जनरेट करना, फिर सैलरी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इन चीजों को थोड़ा सा नए बंद हमारा सैलरी। दूसरा होता है अटेंडेंस सेगमेंट, जहां अटेंडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज अटेंडेंस में सबसे, अगर अटेंडेंस आपका गलत है पूरी सैलरी गलत है। तो सैलरी कुछ होता ही नहीं है, एक रियल सेंस में कहा जाए सैलरी बनाना कुछ भी नहीं है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस मैनेज करना विद लीव, ये डिसाइड करना कि किसको कितने दिन का पेमेंट देना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसीलिए पूरे पेरोल का जो कोड पार्ट है वो अटेंडेंस ही है। यदि आपने अटेंडेंस से डिसाइड कर लिया इसको 26 दिन की सैलरी देनी है, अब मिलनी चाहिए थी 24 दिन की, तो 2 दिन का गलत सैलरी आपने इसलिए दिया बिकॉज आपका अटेंडेंस गलत है। सैलरी कभी गलत नहीं होती अपने आप, बिकॉज वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, हमेशा करेक्ट बनेगा। आपका अटेंडेंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अटेंडेंस जहां से सबसे बड़ा मिस्टेक होने के चांस। आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि बंदा का कितना वीक ऑफ देना है, किस बंदे का कितना लीव काटना है, कौन बंदा कितने लीव के लिए एलिजिबल है, इन चीजों को ध्यान रखना होता है। कौन सी लीव लिया जा रहा है, 5 दिन का लीव है, कैजुअल लीव कैसे 5 ले लिया। तो लीव्स रूल, अटेंडेंस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड सेगमेंट है जो फिक्स कंपोनेंट इन आउट होता है, जैसे इंसेंटिव देना, वेरिएबल्स देना, या फिर कोई तरह का एडवांस देना, या कोई चीज रिकवर करना। उन एरियाओं में गलत होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो बाहर से फीडेड चीजें हैं, बाहर से किया गया फीड है, वो गलत फीड होगा तो सैलरी पे गलत इंपैक्ट डालेगा। अदरवाइज सैलरी बनाने में अटेंडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, अटेंडेंस एंड लीव का। बाकी कोई भी चीज वो फिक्स कंपोनेंट, तुम केवल वर्किंग डे ये सब बदल दो, अपने आप सैलरी बन जाएगा। जो मैनुअल इनपुट है उसको सही कर दो, तुम्हारा सैलरी कभी गलत हो ही नहीं सकता। पीएफ 100% करेक्ट ही कैलकुलेट होता है, ईएसआईसी हमेशा करेक्ट ही कैलकुलेट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, जो फिक्स कंपोनेंट हम मैनुअली डालते हैं, और अटेंडेंस सैलरी का कोर पार्ट है। टैक्सेशन इज अनदर पार्ट, टैक्सेशन हम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। किसी बंदे का 1 लाख है, 12,000 टीडीएस कट रहा है, क्यों कट रहा है? बंदे ने सेविंग
कि जानकारी उसको नहीं है या उसने डिक्लेरेशन नहीं भरा है, दैट वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग से पेरोल शुरू होता है, और लीव सबसे बड़ा, लीव अटेंडेंस सबसे बड़ा सेगमेंट होता है पेरोल का, जो सबसे बड़ा सेगमेंट है। वही एक सेगमेंट है जहां से आपकी सैलरी की एक्यूरेसी मेजर की जाती है कि आपने सही सैलरी बनाया या गलत बनाया, वो कंप्लीटली अटेंडेंस पे ही डिपेंड करता है। और सैलरी में कुछ मिस्टेक होने के चांसेस होते ही नहीं है, अपने आप कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है सैलरी के अंदर। जब अटेंडेंस सही है, सैलरी सही है। इनपुट जो आउटसाइड से डाले जाते हैं वो सही है, सैलरी सही है। सैलरी गलत ऐसे होती है, मान लो एक बंदा ने 2000 रुपया एडवांस लिया था पिछले महीने, और इस महीने तुम उसकी सैलरी से 2000 रुपया एडवांस लेना भूल गए, दैट वाज मिस्टेक। उसे मिस्टेक करते हैं, दैट मींस एक्सटर्नल आउटपुट तुम्हारा कमजोर था, इसलिए मिस्टेक हुआ। ठीक है। किसी बंदे को पिछले महीने एक बंदे को रेफर किया रिक्रूटमेंट में, और हमारे यहाँ रेफरल प्रोग्राम चल रहा है, जो बंदा रेफर करेगा, किसी की ज्वाइन कराएगा, तो 2000 रुपये हम उसका रिक्रूटिंग बोनस देंगे, और इस महीने में भूल गया देना, दैट वाज माय मिस्टेक, दैट वाज इनपुट मिस्टेक। तो इनपुट मिस्टेक एक मिस्टेक है, लेकिन इनपुट मिस्टेक का ऑप्शन होता है, इस महीने नहीं दिया तो अगले महीने कर लेंगे, अगर बंदा छोड़ के ना गया हो। अरे बिना, ये पागल है क्या, कितना कॉल कर रहा है बिना? मैं सेशन में हूँ मेरे भाई, मेरा क्लास चलता रहता है, 2-3 घंटे का सेशन होता है। ठीक है राकेश। सो वन एरिया इज इनपुट, जहां मिस्टेक होगा, लेकिन उसका ना कहीं ऑप्शन होता है कि मान लो मैंने इस महीने रिकवरी भूल गया, अगले महीने कर लेंगे। खाली बंदा का एफएनएफ नहीं होना चाहिए, एफएनएफ का मिस्टेक का कोई रिकवरी नहीं होता है, वो आपके सैलरी से रिकवर होगा अगर आपने कुछ गलती करी है। सैलरी में कुछ आपने रिकवरी कम कर ली, अगले महीने काट लेंगे, ज्यादा करिए अगले महीने कम कर देंगे, तो वो तो ऑप्शन हमारे पास होता है इनपुट को रिकवर करने का, भूल गए तो। लेकिन लीव ईव अटेंडेंस, अगर सैलरी एक्यूरेसी का मतलब है आपका अटेंडेंस लीव पॉलिसी बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब डिसाइड करते हैं किसी का वर्किंग डे, तो छोटे छोटे फैक्टर को प्रॉपर चेक करना चाहिए कि हमारा फाइनल हो जाए कि इस बंदे को 28 दिन की सैलरी देनी है, तो चलेगा, तो कभी कोई गलती नहीं होगी। और दूसरा, इनपुट जो बाहर से डालने होते हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, वो नोटेड होने चाहिए। जैसे मान लो कई लोग ना बेवकूफ की तरह सैलरी भी बनाते हैं, मेरा एग्जीक्यूटिव था सुमित, वो बनाता था बेवकूफ तरह सैलरी। अब होता क्या है ना, आपके पास एक हमेशा एक नोटबुक होना चाहिए। जैसे मैंने फरवरी की सैलरी बनाई, तो अगला हमारा टाइटल हो जाएगा मार्च सैलरी 2021। ठीक है। अब 2 फरवरी में अब जो जो क्वेरी आना शुरू हुआ, एक बंदे ने कहा सर यहाँ आपने मेरा एक दिन का पैसा कैसे काट लिया? मैंने कहा भाई तेरा पंच नहीं था, तेरा एलओपी लगा है। नहीं सर मैंने तो पंच किया था, मशीन की मिस्टेक था, या तो मशीन खराब हो गया था, मैंने मेल किया था। उसने अपने मैनेजर को मेल किया, मैनेजर ने उसे अप्रूव कर दिया कि नहीं नहीं सही में ये बंदा जॉब पे था, इसका लीव नहीं कटना चाहिए, पैसा नहीं कटना चाहिए। लेकिन गधे ने क्या किया, मैनेजर ने मुझे सीसी किया ही नहीं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो मैंने पैसा काट लिया। तो सेम टाइम मैं लिखूंगा उस बंदे का एम्प्लॉय कोड नेम, और मैं लिखूंगा 1 डे एरियर अगेंस्ट रॉन्ग डिडक्शन ऑफ एलओपी। ठीक है। अप्रूवल मेल अटैच, मैंने ऐसे कर दिया, अप्रूवल मेल मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने मेल मंगाया और एक नोट बना लिया कि इस बंदे को एक दिन की सैलरी देनी है। दूसरा बंदा आया, बोला सर इस महीने ना मुझे लग रहा है 1000 रुपये ज्यादा आ गए। मैंने चेक किया, अरे रमेश को 1000 रुपये एडवांस देना था और गलती से सुरेश में डाल दिया मैंने। ठीक है। अब मैंने तुरंत 2 चीज नोट बना लिया कि सुरेश को नेक्स्ट मंथ 1000 देने हैं और रमेश से 1000 डिडक्ट करने हैं। ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, तो अगले महीने करने हैं। अब एक बंदा ने सैलरी एडवांस मांगा, ठीक है, नोट बना लिया, इस महीने इस बंदे को इतना सैलरी एडवांस देने हैं। एक बंदे का मेल आया कि रमेश को अगले महीने फरवरी में 5000 की इंसेंटिव दिया जाना है। हम तुरंत नोट कर लिए, नेक्स्ट मंथ इंसेंटिव अप्रूव्ड बाय दैट मैनेजर, हम नेक्स्ट मंथ इसको 15000 देने हैं। तो जितना भी क्वारी पूरे महीने में आया, एक बंदा आया सर मेरा पीएफ नहीं कट रहा है लेकिन मुझे इस महीने से पीएफ कटाना है, मैं मेल कर रहा हूं, मेरा कार्ड दो प्लीज। प्रोडक्ट मैंने नोट कर लिया, इतना एम्प्लॉय कोड राजेश का हमें नेक्स्ट मंथ से पीएफ शुरू करना है। तो उन पॉइंटों को पूरे महीने में जितनी क्वेरी आई, जितनी पॉइंट आई, उसको हम ना मार्च वाले सेगमेंट में नोट करते चले गए। तो जब हम सैलरी बनाएंगे तो उन चीजों को मैच करेंगे, अब वो जो कंपोनेंट जो इंफॉर्मेशन में पूरे महीने आई
उसको हम सैलरी में जस्टिफाई करेंगे, हमारा सब डाटा सही होगा, गलती भी और अगले महीने ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, नोट नहीं करते हैं, दिमाग पे रखते हैं, बाद में क्या होता है, 1-2 पॉइंट मिस हो गया, अगली बार फिर गलती होगी, तो डबल गलती हो गया, तो फिर आपने मिस्टेक के लिए सैलरी वन टाइम मिस्टेक बनता है, बिकॉज सैलरी एक छोटे मोटे इंप्लॉय नहीं, अगर 400-500 इंप्लॉय होते तो एक छोटा मोटा माइनर मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। किसी ने बोला भाई मुझे 1000 इंसेंटिव दे देना, मैंने कहा सर ठीक है मैं दे दूंगा, और मैं कहीं उधर से ही छुट्टी पे घर चला गया, मैं भूल गया नोट करना, तो मिस्टेक हो सकता है। तो अगर नोटिंग हैबिट आपकी है चीजों को नोट करने की शुरू से, तो आप मिस्टेक कम करोगे, नहीं है तो थोड़ा बड़ा मिस्टेक होता रहेगा। क्लियर है? राकेश? यस सर, क्लियर है सर। हाँ सर एक एम्प्लॉय की जो एंट्री होती है सर, वो तो एक सैलरी शीट में होती है, एक एम्प्लॉय शीट में मास्टर होती है। शीट का मतलब सिंपली सब कुछ, एम्प्लॉय कोड, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, फादर्स नेम, जेंडर, यूएन नंबर, पीएफ नंबर, ईएसआईसी नंबर, यही होता है। एड्रेस, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, बस ये जो एक बंदे की इंफॉर्मेशन हो, दैट इज मास्टर शीट, जो हमें उस पर्सनल फाइल से लेकर एक्सेल शीट में बना के रखनी होती है, कि मान लो Yes, कभी sir. किसी बंदे की एड्रेस की जरूरत है, हम वीलुकअप लगाएंगे, मास्टर शीट से सीधे खींचेंगे, उसका एड्रेस आ जाएगा। मुझे किसी बंदे की बैंक अकाउंट की जरूरत है, वीलुकअप लगाएंगे, वहां से खींचेंगे, सीधा आ जाएगा। दैट इज मास्टर शीट। मैं तुम्हें एक मास्टर शीट भी तुम्हें दे दूंगा, दिखाता हूँ ना, अपनी कंपनी का मास्टर शीट दिखाता हूँ मेरे को। सर इंक्रीमेंट जो होता है सर, इंक्रीमेंट में भी तो ऐड करना पड़ता ना सर, इंक्रीमेंट शीट जो वगैरह जो भी। वो तो अलग है, इंक्रीमेंट इज अ डिफरेंट पीएमएस प्रोसेस, बैंक डिटेल्स। मैं मास्टर शीट दिखाता हूँ, कभी ना सुमित मुझे दिया होगा, देखता हूँ मैं किसी महीने में। देखो ये ऑल एम्प्लॉय मास्टर है, देख रहे हो, ये सुमित बना था नॉर्मली। देखो नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैरिज स्टेटस, मोबाइल नंबर, वर्क मोबाइल नंबर, होम फोन नंबर, लोकेशन, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, ठीक है, ज्वाइंट कब ज्वाइन किया, और आगे ये पुराना वाला, इसमें अब बैंक अकाउंट वाला नहीं, पहले आगे जाके इसमें काफी कुछ हमने ऐड करवाया था, ये पुराना वाला सेगमेंट है। फिर उसमें एड्रेस सब ऐड करवा देते थे। नया वाला भी होगा मेरे पास, देखता हूँ मैं, ये नहीं पता ना की सैलरी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ग्रॉस सैलरी देख रहे हो, पैन नंबर भी आ गया, ईमेल आईडी भी आ गया, पर्सनल ईमेल आईडी भी आ गया, मोबाइल नंबर, बैंक का डिटेल भी आ गया। एड्रेस मैंने हटवा दिया था, एड्रेस तो डायरेक्ट हमारा पेरोल में डायरेक्ट करता है, इसीलिए बाकी दिस इज मास्टर शीट, जिसमें सब कुछ होता है, हर एक बंदा है इसमें, पहले कोड से लास्ट तक कोड, जितना लोग ज्वाइन करेगा सबका डिटेल होगा, छोड़ गया उसका भी डिटेल होगा। इट इज ऑल अबाउट मास्टर शीट, जिससे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, वीलू कप लगाओ, सीधे यहाँ से खींच लो, सारा डिटेल मिल जाएगा। पीएफ यूएन नंबर भी डालते थे हम, इसमें लग रहा है पीएफ यूएन नंबर होगा कि नहीं होगा, पीएफ यूएन नंबर भी डालना शुरू कर दिया था लास्ट टाइम में। हाँ देखो पीएफ यूएन नंबर भी देख रहे हो, प्रीवियस पीएफ यूएन नंबर भी, ये भी डालना का हमने शुरू कर लिया था कहानी। ये मास्टर शीट नॉर्मली हुआ करता था।
चलो शेयर करता हूँ। अब देखते टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट, अभी तक मुझे ये पता नहीं अब कहाँ घूमने जाना है, इसलिए दूसरी जगह मैं बाहर हूँ कहीं। अब देखते हैं कल क्या क्या सेशन, अगले सेशन में मैं टाइम से उसी दिन इन्फॉर्म करूँ जिस दिन मुझे सेशन देना। ठीक है लूंगा सर। सेशन लूंगा भी तो 8 से 10 में लूंगा रात तो सर कल लेंगे क्या सर? अभी नहीं कंफर्म है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ आज कितने दिन, कल पता चलेगा। ठीक है। ओके सर, ओके सर।